नमस्कार। मेरा नाम रचना यदुवंशी है और आजकल आप मुझसे गोदान सुन रहे हैं कहानियों के फोरम किस्सा कहानी पर। 36 अध्याय में आपको पढ़ के सुना चुकी हूँ अब तक और 37वें अध्याय में आज मैं आपको लेकर के जाऊंगी। 36वें अध्याय में अगर थोड़ा सा झांकें तो आपको याद होगा कि पिछले रविवार या सोमवार को जब भी आपको ये एपिसोड मिला होगा तो उसमें प्रेमचंद जी जो है हमें दोबारा से शहरी परिवेश में ले आए हैं और वहाँ पर अब वही शहरी किरदार जो हमसे पहले रूबरू हो चुके हैं पाठकों से, मिस्टर मेहता, मालती, खन्ना जी, संपादक जी और यही सब किरदार हैं। 36वें अध्याय में प्रेमचंद जी ने एक्सक्लूसिवली विशेष तौर पे मालती जी के विषय में बताया है कि वो कौन हैं और वो कहाँ से आई हैं, उनकी पृष्ठभूमि क्या है, उनके पिता क्या करते थे, तो इसके विषय में बताया है। मैंने थोड़ा ही पढ़ा था क्योंकि अंत में 36वें अध्याय के अंत में ये हुआ था कि मिस्टर मेहता विमेंस लीग में आने वाले थे अपना भाषण देने के लिए। मिस मालती के विषय में बताते वक्त जो 2-4 पंक्तियाँ बड़ी रोचक सी प्रेमचंद जी ने लिखी हैं वो मुझे पाठक के तौर पर याद रह गई, आपको भी याद रह गई होंगी शायद, कि मिस मालती जो हैं वो बाहर से तितली हैं, अंदर से मधुमक्खी हैं। कोई कितना ज़्यादा गुड़ खा सकता है और उनका निजत्व उन्होंने रखा ही नहीं है, उसके शायद कारण हैं क्योंकि उसके उन्हें दाम मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें, और फिर ये भी बताया उन्होंने कि वो 3 बहनें हैं, उनके पिता जो है वो बड़े कॉरपोरेट घराने के टाउट उन्होंने लिखा है कि प्रेमचंद जी ने साफ लिखा है कि अगर वही काम छोटा व्यक्ति करता है कि यानी 2 पक्षों की मध्यस्थता कराता है और पैसे लेता है तो उसको टाउट कहा जाता है, लेकिन मालती के पिता जो हैं वो चूँकि बड़े स्तरों पे ये काम करते थे तो है वो वही, लेकिन नाम नहीं दिया जा सकता। तो मिस मालती, उनकी पृष्ठभूमि और इन सब पे बात की थी प्रेमचंद जी ने 36वें अध्याय में। 37वां अध्याय आज मैं शुरू करूंगी जिसमें मिस्टर मेहता का भाषण होने वाला है, जिसकी बड़ी जिज्ञासा दिखाई है प्रेमचंद जी ने कि मिस मालती भी अपनी बहनों से उसी भाषण की चर्चा कर रही हैं और वो जो माहौल उन्होंने प्रस्तावना के तौर पर रूपरेखा जिसकी खींची है 36वें अध्याय में कि बहुत खचाखच भरा हुआ है हॉल, सारी महिलाएं बहुत तैयार होकर के आई हैं मिस्टर मेहता को सुनने के लिए क्योंकि आज उनका वहाँ पर भाषण होने वाला है। तो क्या कहते हैं मिस्टर मेहता विमेंस लीग में जाकर भाषण के तौर पर, ये मैं आपको पढ़कर आज सुनाऊंगी। देवियों, जब मैं इस तरह आपको संबोधित करता हूँ तो आपको कोई बात नहीं खटकती। आप इस सम्मान को अपना अधिकार समझती हैं, लेकिन आपने किसी महिला को पुरुषों के प्रति देवता का व्यवहार करते सुना है? उसे आप देवता कहें तो वह समझेगा आप उसे बना रही हैं। आपके पास दान देने के लिए दया है, श्रद्धा है, त्याग है। पुरुष के पास दान के लिए क्या है? वह देवता नहीं, लेवता है। वह अधिकार के लिए हिंसा करता है, संग्राम करता है, कलह करता है। तालियां बजी। राय साहब ने कहा, औरतों को खुश करने का इसने कितना अच्छा ढंग निकाला है। बिजली संपादक को बुरा लगा। कोई नई बात नहीं है, मैं कितनी ही बाहर ये भाव व्यक्त कर चुका हूँ। आपको याद होगा कि संपादक जी और राय साहब जो है वो भी वहाँ श्रोता के रूप में हॉल में मौजूद हैं। मेहता आगे बढ़े। इसलिए जब मैं देखता हूँ हमारी उन्नत विचारों वाली देवियाँ उस दया और श्रद्धा और त्याग के जीवन से असंतुष्ट होकर संग्राम और हिंसा के जीवन की ओर दौड़ रही हैं और समझ रही हैं कि यही सुख का स्वर्ग है, तो मैं उन्हें बधाई नहीं दे सकता। मिसेस खन्ना ने मालती की ओर सगर्व नेत्रों से देखा। मालती ने गर्दन झुका ली। खुर्शीद बोले, अब कहिए, मेहता दिलेर आदमी है, सच्ची बात कहता है और मुंह पर कहता है। बिजली संपादक ने नाक से कोड़ी। अब वे दिन लद गए जब देवियां इन चकमों में आ जाती थीं। उनके अधिकार हड़पते जाओ और कहते जाओ, आप तो देवी हैं, लक्ष्मी हैं, माता हैं। मेहता आगे बढ़े। स्त्री को पुरुष के रूप में, पुरुष के कर्म में रत देखकर मुझे उसी तरह वेदना होती है जैसे पुरुष को स्त्री रूप में स्त्री के कर्म करते हुए देखकर। मुझे विश्वास है ऐसे पुरुषों को आप अपने विश्वास और प्रेम का पात्र नहीं समझती, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ऐसी स्त्री भी पुरुष के प्रेम और श्रद्धा का पात्र नहीं बन सकती। खन्ना के चेहरे पर दिल की खुशी चमक उठी। राय साहब ने चुटकी ली। आप बहुत खुश हैं खन्ना जी। खन्ना बोले, मालती मिलें तो पूछूं कि अब क्या कहती हैं। मेहता आगे बढ़े।
मैं प्राणियों के विकास में स्त्री के पद को पुरुषों के पद से श्रेष्ठ समझता हूँ, और उसी तरह जैसे प्रेम और त्याग और श्रद्धा को हिंसा और संग्राम और कलह से श्रेष्ठ समझता हूँ। अगर हमारी देवियां सृजन और पालन के देव मंदिर से हिंसा और कलह के दानव क्षेत्र में आना चाहती हैं, तो उससे समाज का कल्याण नहीं होगा। मैं इस विषय में दृढ़ हूँ। पुरुष ने अपने अभिमान में अपनी कीर्ति को अधिक महत्व दिया है। वह अपने भाई का स्वत्व छीनकर उसका रक्त बहाकर समझने लगा उसने बहुत बड़ी विजय पाली है। जिन शिशुओं को देवियों ने अपने रक्त से सिरजा और पाला, उन्हें बम और मशीन गन और सहस्त्र टैंकों का शिकार बनाकर वह अपने को विजेता समझता है। और जब हमारी ही माताएं उसके माथे पर केसर का तिलक लगाकर उसे अपनी असीसों का कवच पहनाकर हिंसा क्षेत्र में भेजती हैं, तो आश्चर्य है कि पुरुष ने विनाश को ही संसार के कल्याण की वस्तु समझ रखा है और उसकी हिंसा प्रवृत्ति दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और आज हम देख रहे हैं कि यह दानवता प्रचंड होकर समस्त संसार को रौंदती, प्राणियों को कुचलती, हरी भरी खेतियों को जलाती और गुलजार बस्तियों को वीरान करती हुई चली जाती है। देवियों, मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या इस दानव लीला में सहयोग देकर इस संग्राम क्षेत्र में उतरकर संसार का कल्याण करेंगी आप? मैं आपसे विनती करता हूँ, नाश करने वालों को अपना काम करने दीजिए, आप अपने धर्म का पालन करती जाइए। ऐसा लग रहा है कि फिलिस्तीन और गाजा और इजराइल के संबंध में जैसे बात हो रही है। कुछ बातें कितनी हर स्तर, समाज और समय के हर स्तर से कितनी मेल खाती हैं। तो ऐसे लगता है कि जब इस तरीके के पैराग्राफ्स आप पढ़िए तो ऐसे लगता है कि यूनिवर्स में या ब्रह्मांड में हमेशा से एक ही तरीके की चीज़ें होती रहती हैं, सिर्फ पात्र बदलते रहते हैं, चेहरे बदलते रहते हैं। देखिए कितना पुराना उपन्यास है और वो भी वही हिंसा और वही दानवशीलता की जो बात कर रहे हैं। तो हम अपने आसपास जो युद्ध चल रहे हैं आज के दौर में, मैं तो बहुत रिलेट कर पा रही हूँ। खन्ना बोले, मालती की ही तो गर्दन नहीं उठती। राय साहब ने इन विचारों का समर्थन किया। मेहता कहते तो यथार्थ हैं। बिजली के संपादक बिगड़े मगर कोई बात तो नहीं कही। नारी आंदोलन के विरोधी इन्हीं ऊटपटांग बातों की शरण लिया करते हैं। मैं इसे मानता ही नहीं कि त्याग और प्रेम से संसार ने उन्नति की है। संसार ने उन्नति की है पौरुष से, पराक्रम से, बुद्धि बल से और तेज से। खुर्शीद ने कहा, अच्छा सुनने दीजिए या अपनी गाते जाइएगा। मेहता का भाषण जारी था। देवियों, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कहते हैं कि स्त्री और पुरुष में समान शक्तियां हैं, समान प्रवृत्तियां हैं और उनमें कोई विभिन्नता नहीं है। इससे भयंकर असत्य की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। यह वह असत्य है जो युग युगांतरों से संचित अनुभव को उसी तरह ढक लेना चाहता है जैसे बादल का एक टुकड़ा सूर्य को ढक लेता है कभी कभी। मैं आपको सचेत किए देता हूं कि आप इस जाल में न फंसें। स्त्री पुरुष से उतनी ही श्रेष्ठ है जितना प्रकाश अंधेरे से। मनुष्य के लिए क्षमा और त्याग और अहिंसा जीवन के उच्चतम आदर्श हैं। नारी इस आदर्श को प्राप्त कर चुकी है। पुरुष धर्म और अध्यात्म और ऋषियों का आश्रय लेकर उस लक्ष्य पर पहुंचने के लिए सदियों से जोर मार रहा है, पर सफल नहीं हो सका। मैं कहता हूं उसका सारा अध्यात्म और योग एक तरफ और नारियों का त्याग एक तरफ। तालियां बजी, हॉल हिल उठा। राय साहब ने गदगद होकर कहा, मेहता वही बात कहते हैं जो इनके दिल में है। ओंकारनाथ ने टोका, लेकिन बातें तो सभी पुरानी हैं और बहुत सड़ी हुई हैं। पुरानी बात भी आत्मबल के बाद साथ कही जाती है तो नई हो जाती है। जो 1000 रुपए हर महीने फटकार कर क्लास में उड़ाता हो, उसमें आत्मबल जैसी वस्तु रही नहीं जाती। यह केवल पुराने विचार की नारियों और पुरुषों को प्रसन्न करने के ढंग हैं। खन्ना ने मालती की ओर देखा। यह क्यों फूली जा रही हैं? इन्हें तो शर्माना चाहिए। खुर्शीद ने खन्ना को उकसाया, अब तुम भी एक तकरीर कर डालो खन्ना, नहीं तो मेहता तुम्हें उखाड़ फेंकेंगे। आधा मैडम को तो उन्होंने अभी मार लिया है। खन्ना खिसियाकर बोले, मेरी ना कहिए, मैंने कितनी चिड़ियां फंसाकर और छोड़ दी हैं। राय साहब ने खुर्शीद की तरफ आंख मारकर कहा, आजकल आप महिला समाज की तरफ आते जाते हैं, सच कहना कितना चंदा दिया? खन्ना पर झेप छा गई। मैं ऐसे समाजों को चंदे नहीं दिया करता जो कला का ढोंग रचकर दुराचार फैलाते हैं। मेहता का भाषण जारी था। पुरुष कहते हैं कि जितने दार्शनिक और वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं वे सब पुरुष थे। जितने बड़े बड़े महात्मा हुए वे सब पुरुष थे। सभी योद्धा, सभी राजनीतिक आचार्य, बड़े बड़े नाविक, बड़े बड़े जो कोई भी बड़ा हुआ वो सब पुरुष थे। लेकिन इन बड़ों के समूह ने मिलकर क्या किया?
महात्मा और धन प्रवर्तकों ने संसार में रक्त की नदियां बहाने और वैमनस्य की आग भड़काने के सिवा और किया क्या? योद्धाओं ने भाइयों की गर्दनें काटने के सिवा और क्या यादगार छोड़ी? राजनीतिज्ञों की निशानी केवल लुप्त साम्राज्यों के खंडर रह गए हैं और आविष्कारकों ने मनुष्य को मशीन का गुलाम बना देने के अलावा और क्या समस्या हल की? पुरुषों की रची हुई संस्कृति में शांति कहाँ है? सहयोग कहाँ है? ओंकारनाथ उठकर जाने को हुए। विलासियों के मुंह से बड़ी बड़ी बात सुनकर मेरी देह भस्म हो जाती है। खुर्शीद ने उनका हाथ पकड़कर बिठाया। आप भी संपादक जी मेरे पोंगे ही हैं। अजी यह दुनिया है जिसके जो जी में आता है वो कहता है और बकता है। कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग तालियां बजाते हैं। चलिए किस्सा खत्म। ऐसे बेशुमार महते आएंगे और चले जाएंगे। दुनिया अपनी रफ्तार से चलती रहेगी। बिगड़ने की कौन सी बात है? असत्य सुनकर मुझसे सहा नहीं जाता। राय साहब ने उन्हें और चिढ़ाया। कुल्टा के मुंह से सत्यों की सी बातें सुनकर किसका जी न जलेगा? ओंकारनाथ फिर बैठ गए। मेहता का भाषण जारी था। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या बाज को चिड़ियों का शिकार करते देख हंस को यह शोभा देगा कि वह मानसरोवर की आनंदमयी शांति को छोड़कर चिड़ियों का शिकार करने लगे? और अगर वह शिकारी बन जाए तो क्या आप उसे बधाई देंगी? हंस के पास उतनी तेज चोंच नहीं है, इतने तेज चंगुल नहीं है, उतनी तेज आंखें नहीं है, उसके पंख भी उतने तेज नहीं है और उसकी तेज रक्त की प्यास भी नहीं है। उन अस्त्रों का संचय करने में उसे सदियां लग जाएंगी, फिर भी वह बाज नहीं बन सकेगा। मगर बाज बने या न बने, वह हंस न रहेगा, वह हंस जो मोती चुगता है। खुर्शीद ने टोका कि ये तो शायरों की सी दलीलें हैं। मादा बाज भी उसी तरह शिकार करती है जैसे नर बाज। ओंकारनाथ प्रसन्न हो गए। उस पर फिलॉसफर बनते हैं इसी तर्क के बल पर। खन्ना ने दिल का गुबार निकाला। फिलॉसफर की दुम है, फिलॉसफर तो वो क्या ही हैं। ओंकारनाथ ने बात पूरी की। जो सत्य से जौ भर भी न टले। खन्ना को यह समस्या पूर्ति की नहीं रुचि। मैं सत्य वचन नहीं जानता, मैं तो फिलॉसफर उसे कहता हूँ जो फिलॉसफर सच्चा हो। खुर्शीद ने दाद दी। फिलॉसफर की आपने कितनी तारीफ की। वाह सुभान अल्लाह। फिलॉसफर वह जो फिलॉसफर ही क्यों ना हो। मेहता आगे चले। मैं नहीं कहता देवियों को विद्या की जरूरत नहीं है और पुरुषों से ज्यादा है। मैं नहीं कहता देवियों को शक्तियों की जरूरत नहीं है, पुरुषों से ज्यादा है। लेकिन वह विद्या और वह शक्ति नहीं जिससे पुरुष ने संसार को हिंसा क्षेत्र बना डाला है। अगर वही विद्या वही शक्ति आप भी ले लेंगी तो संसार मरुस्थल बन जाएगा। आपकी विद्या और आपका अधिकार हिंसा और विध्वंस में नहीं, सृष्टि और पालन में है। आप क्या समझती हैं, वोटों से मानव जाति का उद्धार होगा या दफ्तरों और अदालतों में जबान और कलम चलाने से? इन नकली अप्राकृतिक विनाशकारी अधिकारों के लिए आप वे अधिकार छोड़ देना चाहती हैं जो आपको प्रकृति ने दिए हैं। सरोज अब तक बड़ी बहन के अदब से जब्त किए बैठी थी, मतलब सब्र से बंधी बैठी थी। अब उससे रहा नहीं गया। पुचकार उठी, हमें वोट चाहिए पुरुषों के बराबर। कई युवतियों ने हाँक लगाई, वोट वोट। ओंकार ने खड़े होकर ऊंचे स्वर में कहा, नारी जाति के विरोधियों की पगड़ी नीची होनी चाहिए। मालती ने मेज पर हाथ पटक कर कहा, शांत रहो। जो लोग पक्ष या विपक्ष में कुछ कहना चाहेंगे उन्हें पूरा अवसर दिया जाएगा। मेहता बोले, वोट नए युग का मायाजाल है, मरीचिका है, कलंक है, धोखा है। उसके चक्कर में पड़कर आप न इधर की रहेंगी न उधर की। कौन कहता है कि आपका क्षेत्र संकुचित है और उसमें आपको अभिव्यक्त करने का अवकाश नहीं मिलता? हम सभी पहले मनुष्य हैं, पीछे कुछ और। हमारा जीवन हमारा घर है, वही हमारी सृष्टि होती है, वही हमारा लालन पालन होता है, वही जीवन के सारे व्यापार होते हैं। अगर वह क्षेत्र परिमित है, अपरिमित कौन सा क्षेत्र है? क्या यह संघर्ष जहाँ संगठित अपहरण है? जिस कारखाने में मनुष्य और उसका भाग्य बनता है, उसे छोड़कर आप उन कारखानों में जाना चाहती हैं जहाँ मनुष्य को पीसा जाता है, जहाँ उसका रक्त निकाला जाता है। मिर्जा ने टोका, पुरुषों के जुल्म ने ही तो बगावत की ये स्पिरिट पैदा की है। मेहता बोले, बेशक पुरुषों ने अन्याय किया, लेकिन उसका यह जवाब नहीं है। अन्याय को मिटाइए, लेकिन अपने को मिटाकर नहीं। मालती बोली, नारियां इसलिए अधिकार चाहती हैं कि उनका दुरुपयोग करें और पुरुषों को उनका सदुपयोग करने से रोकें। मेहता ने उत्तर दिया, संसार में सबसे बड़े अधिकार सेवा और त्याग से मिलते हैं और वे आपको पहले से मिले हुए हैं। उन अधिकारों के सामने वोट कोई नई चीज नहीं है। मुझे खेद है, हमारी बहनें पश्चिम का आदर्श ले रही हैं, जहाँ नारी ने अपना पद खो दिया है और स्वामिनी से गिरकर विलास की वस्तु बन गई है।
पश्चिम की स्त्री स्वच्छंद होना चाहती है इसलिए कि वह अधिक से अधिक विलास कर सके। हमारी माताओं का आदर्श कभी विलास नहीं रहा, उन्होंने केवल सेवा के अधिकार से सदैव गृहस्थी का संचालन किया है। पश्चिम में जो चीजें अच्छी हैं वो उनसे ले लीजिए। संस्कृति में सदैव आदान प्रदान होता आया है, लेकिन अंधी नकल तो मानसिक दुर्बलता का लक्षण होता है। पश्चिम की स्त्री आज गृह स्वामिनी नहीं रहना चाहती। भोग की विदग्ध लालसा ने उसे उच्छृंखल बना दिया है। वह अपनी लज्जा और गरिमा को, जो उसकी सबसे बड़ी विभूति थी, चंचलता और आमोद प्रमोद पर होम कर रही है। जब मैं वहाँ की शिक्षित बालिकाओं को अपने रूप का या भरी हुई गोल बाहों या अपनी नग्नता का प्रदर्शन करते देखता हूँ तो मुझे उन पर दया आ जाती है। उनकी लालसाओं ने उन्हें इतना पराभूत कर दिया है कि वो अपनी लज्जा की भी रक्षा नहीं कर सकती। नारी की इससे अधिक और क्या अधोगति हो सकती है, यानी डिमोशन। राय साहब ने तालियां बजाईं। हॉल तालियों से गूंज उठा जैसे पटाखों की फुलझड़ियां छूट रही हों। मिर्जा साहब ने संपादक जी से कहा, जवाब तो आपके पास भी नहीं होगा। संपादक जी ने विरक्त मन से कहा, सारे व्याख्यान में इन्होंने एक ही बात सत्य कही। तब तो आप भी मेहता के मुरीद हुए? जी नहीं, अपन लोग किसी के मुरीद नहीं होते। मैं इसका जवाब ढूंढ निकालूंगा, बिजली में आप देखिएगा और पढ़िएगा। इसके माने यह है कि आप हक की तलाश नहीं करते, सिर्फ अपने पक्ष के लिए लड़ाना चाहते हैं। राय साहब ने आड़े हाथों लिया, इसी पर आपको अपने सत्य प्रेम का अभिमान है। संपादक जी अविचल रहे। वकील का काम अपने मुवक्किल का हित देखना है, सत्य असत्य का निराकरण करना नहीं। या यूं कहिए कि आप औरतों के वकील हैं। मैं उन सभी लोगों का वकील हूं जो निर्बल हैं, निस्सहाय हैं और पीड़ित हैं। बड़े बेहया हो यार। मेहता जी कह रहे थे, यह पुरुषों का षड्यंत्र है, देवियों के ऊंचे शिखर से खींचकर अपने बराबर बनाने के लिए उन पुरुषों का जो कायर हैं, जिनमें वैवाहिक जीवन का दायित्व संभालने की क्षमता नहीं है, जो स्वच्छंद काम क्रीड़ाओं की तरंगों में साणों की भांति दूसरों की हरी भरी खेती में मुंह डालकर अपनी कुत्सित लालसाओं को तृप्त करना चाहते हैं। पश्चिम में इनका षड्यंत्र सफल हो गया और देवियां तितलियां बन गई। मुझे ये कहते हुए शर्म आती है कि इस त्याग और तपस्या की भूमि भारत में भी वही हवा चलने लगी है। विशेषकर हमारी शिक्षित बहनों पर जादू बड़ी तेजी से चढ़ रहा है। वे गृहिणी का आदर्श त्याग कर तितलियों का रंग पकड़ रही हैं। सरोज उत्तेजित होकर बोली, हम पुरुषों से सलाह नहीं मांगते। अगर वे अपने बारे में स्वतंत्र हैं तो स्त्रियां भी अपने विषय में सोचने के लिए स्वतंत्र हैं। युवतियां अब विवाह को पेशा नहीं बनाना चाहती, वो केवल प्रेम के आधार पर विवाह करना चाहती हैं। जोर से तालियां बजीं, विशेषकर अगली पंक्ति में जहां केवल महिलाएं थीं। मेहता ने जवाब दिया, जिसे तुम प्रेम कहती हो वह धोखा है, उद्दीप्त लालसा का विकृत रूप, उसी तरह जैसे संन्यास केवल भीख मांगने का संस्कृत रूप है। वह प्रेम अगर वैवाहिक जीवन में कम है तो मुक्त विलास में बिल्कुल नहीं। सच्चा आनंद, सच्ची शांति केवल सेवा व्रत में है। वही अधिकार का स्रोत है, वही शक्ति का उद्गम है। सेवा ही वह सीमेंट है जो दंपति को जीवन पर्यंत स्नेह और साहचर्य में जोड़े रख सकता है, जिस पर बड़े बड़े आघातों का कोई असर नहीं होता। जहाँ सेवा का अभाव है वहीं विवाह विच्छेद है, परित्याग है, अविश्वास है और आपके ऊपर पुरुष जीवन नौका का कर्णधार होने के कारण जिम्मेदारी ज्यादा है। आप चाहें तो नौका को आंधी और तूफानों में पार लगा सकती हैं और आपने यदि असावधानी की तो नौका डूब जाएगी और आप भी उसके साथ डूब जाएंगी। अभी भाषण चल ही रहा है या समाप्त हो गया, इस पर अभी विचार नहीं आ पाए थे, लेकिन भाषण समाप्त हो चुका था। विषय विवादग्रस्त था और महिलाओं ने जवाब देने की अनुमति मांगी, मगर देर बहुत हो गई थी, इसलिए मालती ने मेहता को धन्यवाद देकर सभा भंग कर दी। यह सूचना दे दी गई कि अगले रविवार को इस विषय पर कई देवियां अपने विचार फिर से प्रकट करेंगी। राय साहब ने मेहता को बधाई दी। आपने मन की बातें कही मिस्टर मेहता, मैं आपके एक एक शब्द से सहमत हूं। मालती हंसी, आप क्यों न बधाई देंगे, चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, मगर यह सारा उपदेश गरीब नारियों के ही सिर क्यों थोपा जाता है, उन्हीं के सिर क्यों आदर्श और मर्यादा का त्याग, सब कुछ पालन करने का भार पटक दिया जाता है। चलिए, इस बात का फैसला अगले विचार विमर्श के दौरान अगली सभा में होगा। तो अगले विचार विमर्श और अगली सभा का इंतजार हम सबको करना होगा, जब मेहता जी के इस ओजमयी भाषण का और महिलाओं द्वारा जो नई आधुनिक पद्धति अपनाई जा रही है उसका एक तरीके से घोर विरोध किया है मेहता जी ने। हॉल में कई बार उस पर विरोधाभासी स्वर उठ चुके हैं, आपने सुना ही।
अगले सभा में और अगले जो व्याख्यान में महिलाएं इसका कैसे जवाब देंगी, हम लोगों को इंतज़ार करना होगा। अगले रविवार या सोमवार आपको सुनने को 38वें अध्याय में सुनने को मिलेगा। तब तक बने रहिए गोदान के साथ, प्रेमचंद जी के साथ और रचना यदुवंशी के साथ। नमस्कार, बहुत शुक्रिया।